आज हम रेट कांस्टेंट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ पीरियड भी निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? देखिए, मान लेते हैं कि कोई एक केमिकल रिएक्शन कोई एक केमिकल रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हो रही है कि कोई रिएक्टेंट किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए हम लिख सकते हैं माइनस डी आर डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू के इंटू आर की पावर एन, जहां पर एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। एन को डिफाइन अभी नहीं किए हैं। उसके बाद एन को डिफाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे इफ एन इक्वल टू 1 कर देते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कितना हो जाएगा? जैसे ही 1 रखेंगे एन की जगह पर, क्या बनेगा? माइनस डी आर डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू के इंटू केवल आर। केवल क्या बचेगा यहाँ पर? आर, क्योंकि एन की वैल्यू 1 कर दिए हैं। इस पर लेकर आए तो माइनस डी आर डिवाइड बाई आर इक्वल टू के इंटू डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाएं तो ये हो जाएगा 1/r डी आर इक्वल टू इंटीग्रेशन के इंटू डी टी, और लिमिट आर नॉट से आर वन, टी नॉट से टी वन। उसके बाद अगर ध्यान दें तो एक इंटीग्रेशन, अच्छा ये के को बाहर कर देते हैं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/r इंटू डी आर लिमिट आर नॉट से आर वन इक्वल टू के को इंटीग्रेशन के बाहर, कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो गया, टी नॉट से टी वन डी टी। अभी हमें एक फॉर्मूला याद आएगा कि 1/x इंटू डी एक्स होता है ln x या log x। इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? माइनस ln r, जहाँ पर x है वहाँ पर r है, तो x होता है तो ln x हो जाता है, r है तो ln r हो जाएगा। लिमिट r नॉट से r वन इक्वल टू के इंटू, और ये कल वाली पिछली वाली कहानी है जो हमने पढ़ रखी थी, dt का इंटीग्रेशन केवल t, तो केवल t हो जाएगा लिमिट t नॉट से t1। एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, ln r की जगह पर r1 माइनस ln r की जगह पे r नॉट इक्वल टू के इंटू एक बार t1 माइनस एक बार t0 मतलब t नॉट। t1 माइनस टी नॉट, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाली वैल्यू प्लस में हो जाएगी, ये वाली वैल्यू माइनस में हो जाएगी। ln r नॉट माइनस ln r1 इक्वल टू के t1 माइनस टी नॉट। हम यहाँ से k की वैल्यू निकालना चाहते हैं। उसके पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला अगर याद करें कि ln m माइनस ln n, ध्यान दीजिएगा m और n को कैपिटल लिख देते हैं, ln m माइनस ln n इक्वल टू हो जाता है ln m डिवाइड बाई n। इस फॉर्मूले का अगर हम प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा? ln r नॉट डिवाइड बाई आर वन, आर नॉट डिवाइड बाई आर वन इक्वल टू
इधर आप देख पा रहे हैं कितना है k इंटू T1 माइनस टी नॉट। यहाँ से k की वैल्यू निकालें तो ये T1 माइनस टी नॉट इधर आ जाएगा, आगे डिवाइड 1 डिवाइड बाई, तो 1 डिवाइड बाई T1 माइनस टी नॉट ln आर नॉट डिवाइड बाई R1 इक्वल टू k। यदि हम टी नॉट को जीरो कर दें, यहाँ पर मान लेते हैं कि टी नॉट को अगर हम जीरो कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 अपॉन क्या बचेगा यहाँ पर, मात्र T1 ln आर नॉट डिवाइड बाई R1 इक्वल टू k। तो k मतलब रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये यहाँ तक हम कर पाएंगे। अगर हम इसे लॉग में कन्वर्ट कर दें ln को, तो देखिए लॉग में कन्वर्ट करने के लिए एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 अपॉन T1 वो कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा 2.303। अगर इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें तो ln लॉग में कन्वर्ट हो जाता है इक्वल टू k। मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2.303 डिवाइड बाई T1 एक के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, लॉग आर नॉट डिवाइड बाई R1 इक्वल टू k। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। बहुत अच्छा है, यहाँ तक आप करते हैं अगर, बहुत अच्छी बात है। तो प्रश्न अगर हमसे ऐसा पूछा जाए, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला डिराइव कीजिए पूरा, किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो इतना करना होगा हमें। अब अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड ऑफ केमिकल रिएक्शन कैलकुलेट करें, ध्यान दीजिएगा, तो इतना तो हमें करना ही होगा जितना अभी तक हम किए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से t को वहाँ ले जाएंगे, k को इधर ले आएंगे, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, इस इक्वेशन को लिखते हैं किसको, 1 अपॉन T1 ln आर नॉट डिवाइड बाई R1 इक्वल टू k को इधर ले आते हैं, T1 को वहाँ ले जाते हैं, तो 1 अपॉन k ln आर नॉट डिवाइड बाई R1 इक्वल टू T1। अब हम कुछ यहाँ पर पुट करेंगे, जैसे कि T1 को लिखेंगे T1 बाई 2, मतलब हाफ लाइफ पीरियड है इसलिए टाइम आधा कर देंगे, और जो R1 होगा वो कितना हो जाएगा, आर नॉट डिवाइड बाई 2, मतलब जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना हो गया है, प्रारंभिक जो इनिशियल कंसंट्रेशन था आर नॉट उसका आधा हो चुका है, रिएक्शन आधी हो चुकी है। उस समय कितना लगा है, T1 बाई 2। इसे उठा के यहाँ पे रखें, कितना आएगा, 1 अपॉन k ln आर नॉट डिवाइड बाई R1 की वैल्यू क्या रखना है, आर नॉट डिवाइड बाई 2 इक्वल टू T1 बाई 2। 2 ऊपर चला जाएगा, 1 अपॉन k ln 2 आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट इक्वल टू T1 बाई 2। आर नॉट हटाइए, कितना है, 1 अपॉन k ln 2 इक्वल टू T1 बाई 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, ln 2 की एक वैल्यू होती है, वो भी हम ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे। देखिए ध्यान से, ln 2 की वैल्यू होती है 0.693। क्या होती है, 0.693। तो ये वैल्यू यहाँ पे अगर रखें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन k इंटू 0.693 इक्वल टू T1 बाई 2, मतलब 0.693 डिवाइड बाई k इक्वल टू T1 बाई 2, मतलब हाफ लाइफ पीरियड ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना है, 0.693 डिवाइड बाई k। यहाँ तक आपको करना होगा। तमाम बातों को अगर ध्यान रखते हुए
कुछ बातें हम यहाँ पर देखें, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड की बात करें तो यह आया था आर नॉट डिवाइड बाई 2k, क्लियर। और ये किसके लिए आया था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए है ये? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और हाफ लाइफ पीरियड किसके लिए? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना? 0.693 डिवाइड बाई क्या? के। ध्यान दीजिए, ये किसके लिए है? एक नंबर का सवाल जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को ध्यान से देखिए, इसका हाफ लाइफ पीरियड जो आया है उसमें आर नॉट आया है। ध्यान से देखिए, दिख रहा है? चलिए यही बात इधर देखिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखिए कि इसका जो फॉर्मूला आया है किसका? हाफ लाइफ पीरियड का, उसमें आर नॉट कहीं नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? कहीं पर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये आर नॉट पर डिपेंड नहीं करता है, और इसका मतलब ये आर नॉट पर डिपेंड करता है। स्टेटमेंट कैसा बन सकता है? सही गलत बताइए, स्टेटमेंट सही है कि नहीं? और जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर नॉट डिपेंड करता है किस पर? हाफ लाइफ पीरियड पर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हाँ वही करता है, क्योंकि इसके फॉर्मूले पे आ रहा है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर आप देखें तो आर नॉट नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि आर नॉट डिपेंड नहीं करता है। आर नॉट था क्या? आर नॉट है कौन? आर नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का। और ज्यादा सरल भाषा का प्रयोग करें तो भाई साहब, रिएक्शन शुरू करने से पहले आपने जो भी लिया था वो कितना लिया था, उसकी बात कर रहे हैं हम। और ज्यादा सरल बोलें तो जैसे मान लीजिए आपने कोई भी रिएक्शन शुरू करवाई, H2 प्लस O2 समथिंग ऐसा, H2O बनाना चाहते हैं आप, तो अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के द्वारा काम करवाते हैं तो आपने H2 कितना लिया है इस बात से बिल्कुल डिपेंड नहीं करती इसकी हाफ लाइफ पीरियड। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने H2 लिया कितना है शुरू में। नहीं आया समझ में? मतलब ये बेटा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमेशा हाफ लाइफ पीरियड फिक्स होता है कि इतना ही होगा, इतना ही होगा। के की वैल्यू बस पता चल जाए तो इसको डिवाइड कर देंगे 0.693 से, तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा फिक्स होती है। उस पे इस वाले में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने शुरू में कितना उसका कंसंट्रेशन लिया हुआ है रिएक्टेंट का। बिल्कुल बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, फिक्स वैल्यू आती है हमेशा। इन दोनों चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। पहले आप हम समझते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है। ध्यान से देखिए, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो कोई रिएक्टेंट होगा जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ध्यान दीजिए, देखिए दो बातें हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, दो बातों पे फोकस करना चाहेंगे आप। यहाँ पर दो बातें बहुत गंभीरता सुनिएगा। कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब ऐसे तो कन्वर्ट होगा नहीं, कुछ इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, किसको? रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत गंभीरता से देखिएगा क्या बोलना चाहते हैं। रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है पहले ही, रिएक्शन पहले ही स्टार्ट हो जाती है। मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दो बातें कह रहे हैं, ध्यान से सुनने की जरूरत है क्या बोल रहे हैं। कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसको और ज्यादा डिटेल में अगर हम समझें तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे होता है। देखिए, रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा सा भी अगर एनर्जी इसको मिली तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। रिएक्शन स्टार्ट है लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि जितनी एनर्जी इनको चाहिए वो एनर्जी इनको नहीं मिल रही है।
और एक बात समझिए कि हम बोल क्या रहे हैं, सुनिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं। देखिए, रिएक्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो एक्चुअल में अगर आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, इसका मतलब आप उनके मॉलिक्यूल का टक्कर करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? उनके मॉलिक्यूल के टक्कर करवा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, केमिकल रिएक्शन को और ज्यादा अच्छे से समझें। केमिकल रिएक्शन है क्या? देखिए, मान लीजिए ये इनके मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी आपने शुरू में रिएक्टेंट लिया है ये इनके मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए, समझिए ध्यान से। तो देखिए, इनके मॉलिक्यूल, जब आप इनको थोड़ी सी भी अगर एनर्जी इनको देते हैं, आप थोड़ा सा एनर्जी भी देते हैं, वो एनर्जी मान लीजिए थोड़ा सा मानते हैं, एक एनर्जी देते हैं आप, थोड़ा सा एनर्जी की यूनिट किलो जूल होती है, लेकिन मान लेते हैं कि आपने एक एनर्जी दी इसको, एक एनर्जी देने से ये टकराएंगे नहीं, वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेशन वाइब्रेशन होगा इनका, वाइब्रेट करेंगे, टकराएंगे नहीं, वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करने का मतलब होता है रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है अभी। बात समझ में आ रही है? वो मिनिमम एनर्जी जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मतलब वो मिनिमम एनर्जी जहां से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई है, मात्र स्टार्ट हुई है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है रिएक्टेंट, मात्र स्टार्ट हुई है। ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपसे कोई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पूछे तो समझ गए, एक लाइन में बोले तो वो मिनिमम एनर्जी जिसमें कोई रिएक्टेंट की रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, बस रिएक्शन स्टार्ट हुई है, मात्र रिएक्शन स्टार्ट हुई है। चलिए ध्यान दीजिए, समझ गए आप? वो मिनिमम एनर्जी जिस एनर्जी पर कोई भी रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आप सुनिएगा ध्यान से, वो मिनिमम एनर्जी जिस एनर्जी पर, बहुत गंभीरता से समझना, वो मिनिमम एनर्जी जिस एनर्जी पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, वो कहलाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहलाता है वो? थ्रेशोल्ड एनर्जी। बहुत गंभीरता से समझना, ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है? जहां पर कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, वो एनर्जी है। ये एनर्जी कौन सी है? रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, वो एनर्जी है। इस एनर्जी पे रिएक्शन स्टार्ट होती है, इस एनर्जी पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अगर ग्राफिकली हम समझें, ग्राफ देखें दोनों का, तो ध्यान दीजिए ग्राफ क्या होता है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहीं यहां पर होता है, और ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। किसकी एनर्जी है ये? रिएक्टेंट की। और प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ कहीं होती है। समझ गए? ये एनर्जी किसकी है? प्रोडक्ट की। बहुत गंभीरता से देखना। और रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट हो करके, और इसको बहुत गंभीरता से समझना, इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी, मतलब स्टार्ट होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। इतनी एनर्जी अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को, मतलब रिएक्टेंट को देंगे, तब वो रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। लेकिन अभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच में इतना इसको जंप करना पड़ेगा, इतना। समझ गए? और इतना जंप करने के लिए इसे एक और एनर्जी देनी पड़ेगी। इस एनर्जी का नाम क्या था? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये वो एनर्जी है। समझ गए? ऐसे समझो आप बेटा, ऐसे समझो कि कोई एक बॉल आप फेंक रहे हो, यहाँ फेंकोगे वापस आ जाएगी लौट के, ठीक है? यहाँ तक फेंक वापस आ गई, मतलब रिएक्शन हो रही है, पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा जंप करने के लिए इतनी एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं आप कि वो इतना जंप कर जाए, इसके बाद वापस अपने आप चला जाएगा। तो इतना जंप करने के लिए आप एनर्जी देंगे, यहाँ तक पहुंच जाएगा जब, तो फिर आपको अपने आप वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा फिर। लेकिन उसके पहले अगर आप एनर्जी देते हैं, तो उस एनर्जी में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी दो बात। बहुत सरल शब्दों में बोलें, सिंपल सी। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहलाती है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत है, वो कहलाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकाल के बताते हैं, देखिए ध्यान से। इसके लिए आर्हेनियस इक्वेशन ए इक्वल टू कितना होगा? ई इक्वल टू, एनर्जी है, एनर्जी क्या हो जाएगा? ई इक्वल टू ए ई पावर माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी। ये क्या है? आर्हेनियस इक्वेशन है, ठीक है? जहां पर ई ए आर्हेनियस कांस्टेंट है, ई ए। कोई दिक्कत यहां तक? सॉल्व करें इसे थोड़ा सा, तो देखिए ध्यान से, दोनों तरफ एल एन लीजिए।
तो कितना आ जाएगा, एल एन ई इक्वल टू एल एन ए ई पावर माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी। एक फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, एल एन एम इंटू एन इक्वल टू होता है एल एन एम प्लस एल एन एन। इस फॉर्मूले का यहाँ पर प्रयोग करें, कितना आ जाएगा, एल एन ई इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, एल एन ए प्लस एल एन ई पावर माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी। अब एक फॉर्मूला और लगाते हैं, वो क्या है, एल एन एक्स की पावर m इक्वल टू होता है m एल एन एक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि पावर पहले आ जाएगी, मतलब एल एन इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी एल एन ई। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या कर दिए कि जो पावर थी ये पावर कहाँ आ गई, पहले आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत आई तो बोलिए दिक्कत आई। तो ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पर ई की जगह पे के कर लेंगे, उसके बाद एल एन ई को एक कर देना, तो कितना आ जाएगा, एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस क्या बचा, ई ए डिवाइड बाई आर टी। अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कोई स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये, 11th क्लास में इसको पढ़े थे वहां पर हम। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको एक बात दिखाई देगी, क्या इसको इधर लिखेंगे, इसको उस पार लिखेंगे, क्यों, एल एन के इक्वल टू माइनस ई ए ऑन आर इंटू वन अपॉन टी, थोड़ा अलग कर देते हैं इसको, वन अपॉन टी करके, और प्लस एल एन ए। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए ताकि जब हम इसका ग्राफ बनाए तो हमें एक बात पता चले। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा एक्स वाली एक्सेस, ये हो जाएगी वाई एक्सेस। तो हम वाई एक्सेस में क्या लिखेंगे, एल एन के। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एल एन के वर्सेस वन अपॉन टी ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, इधर वन अपॉन टी, इधर एल एन के। जहां पर एक्स वाई किया करते हैं वहां पर ऐसा कर लिए। और माइनस साइन ये बताता है कि इसका स्लोप नीचे की ओर है। कैसा स्लोप है, नीचे की ओर। कितना स्लोप है, माइनस ई ए डिवाइड बाई आर स्लोप है। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये स्लोप है, तो ये इक्वेशन बन गई, ग्राफ बन गया, मतलब इसे कंपेयर करने के बाद ये ग्राफ बन गया। कोई दिक्कत यहां तक? अब ध्यान दीजिए इधर जरा, क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन को, ये जो लास्ट में इक्वेशन मिली हुई है, इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बाकी सब हटा देते हैं, इसे लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए इस इक्वेशन को लिख दीजिए, कितने नंबर है, जो भी नंबर है, नंबर आप देख लीजिएगा, इक्वेशन नंबर जो भी 3 नंबर है, 3 लिख दीजिए, कितने नंबर है उतने नंबर लिख दीजिए, ठीक है। हाँ, अब देखिए ध्यान से, एक बार क्या करेंगे, टेम्परेचर को T1 और K को K1 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, एल एन K1 इक्वल टू माइनस ई ए डिवाइड बाई आर इंटू वन अपॉन T1 प्लस, बाकी जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दीजिए, इक्वेशन नंबर 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? T1, T को T1 कर दिए, K को K1 कर दिए। ऐसे ही अगली बार एल एन K को K2 कर दीजिए, माइनस ई ए डिवाइड बाई आर, और T को T2 लिख दीजिए, प्लस एल एन ए, इसको ए लिखा रहने दीजिए, कांस्टेंट है ना इसलिए, इक्वेशन नंबर 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? 5 को 4 में माइनस कर देंगे तो क्या होगा, ये इन दोनों को LHS तरफ वाला माइनस होगा, RHS माइनस होगा, तो RHS LHS दोनों अपने आप में माइनस होंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 5 को माइनस कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन नंबर 5 को माइनस कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 से। क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, एल एन K2 माइनस एल एन K1
इसको इससे माइनस करेंगे, इक्वल टू, इसको मतलब माइनस ई ए डिवाइड बाई आर इंटू 1/T2 को प्लस ln a को क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसके साथ, इस इक्वेशन के साथ, मतलब माइनस ई ए डिवाइड बाई आर इंटू 1/T1 प्लस ln a के साथ माइनस करें। यहाँ पर कितना आ गया, ln k2 माइनस ln k1 इक्वल टू माइनस ई ए डिवाइड बाई आर इंटू 1/T2 प्लस ln a माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ई ए डिवाइड बाई आर इंटू 1/T1 माइनस ln a प्लस माइनस माइनस ln a। तो ln a प्लस का ln a माइनस का कैंसिल, कितना बचा, ln k2 माइनस ln k1 इक्वल टू माइनस ई ए डिवाइड बाई आर इंटू 1/T2 प्लस ई ए डिवाइड बाई आर इंटू 1/T1। दिक्कत यहाँ तक, इसको पहले लिख के इसको बाद में लिख दें, कितना जाएगा, ln k2 माइनस ln k1 इक्वल टू ई ए डिवाइड बाई आर इंटू 1/T1, प्लस में था ना इसलिए पहले लिख दिए, माइनस ई ए डिवाइड बाई आर इंटू 1/T2। कोई दिक्कत यहाँ तक, जरा देखिए तो रहिएगा ध्यान से, कॉमन ले लें यहाँ से, ई ए अपॉन आर, कितना जाएगा, ln k2 माइनस ln k1 इक्वल टू, यहाँ से ई ए डिवाइड बाई आर कॉमन ले लें, कितना जाएगा, ई ए डिवाइड बाई आर, क्या बचा, ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2, 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दें, कौन सा, ln m माइनस ln n इक्वल टू ln m डिवाइड बाई n। अभी इस फॉर्मूले का प्रयोग इसके पहले भी कर चुके हैं, कितना जाएगा, ln k2 डिवाइड बाई k1 इक्वल टू ई ए डिवाइड बाई आर, एलसीएम ले लें यहाँ पर, कितना जाएगा, T1 T2 एलसीएम आ जाएगा, इसका यहाँ इंटू T2 माइनस इसका यहाँ इंटू T1। कोई दिक्कत यहाँ तक, अच्छा ln को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो एक नंबर का इंटू करते हैं, 2.303, तो लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, कितना जाएगा, 2.303 क्या, लॉग कितना, k2 डिवाइड बाई k1 इक्वल टू ई ए डिवाइड बाई आर T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 इंटू T2। दिक्कत यहाँ तक, अच्छा इसको डिवाइड कर दें, इसको नंबर को उधर ले जाएं तो कितना जाएगा, log k2 डिवाइड बाई k1 इक्वल टू 1/, क्यों नीचे जाएगा डिवाइड, 2.303 इंटू ई ए डिवाइड बाई आर, कितना आ गया ये, T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 इंटू T2। दिक्कत यहाँ तक, थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, log k2 डिवाइड बाई k1 इक्वल टू, ऊपर आ गया ई ए, नीचे आ गया 2.303 आर, इंटू कर दिए, कितना बचा यहाँ पर, टी, तो ये जो लिख दिए हैं यही इक्वेशन तक कर देना है आपको, ठीक है, नोट कीजिए इसे। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब समझिए, अभी आपने देखा कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल आयन टक्कर कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, ये मतलब होता है, ठीक है, सुनिएगा बेटा ध्यान से। तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि जो टकरा रहे हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, ठीक है, जो टकरा रहे हैं वो एक बार में कितने टकरा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत गंभीरता से समझना। क्या कहता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी ये कहती है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो टकरा रहे हैं और जिनसे रिएक्शन हो रही है, समझ गए बात को, ऐसे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके टकराने से रिएक्शन हो रही है, वो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वही कहलाता है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन।
बड़ी सिंपल सी बात। कैटलिस्ट क्या होते हैं समझिएगा ध्यान से। देखिए अभी आपने एक ग्राफ बनाया था जहां पर आपने कहा था कि ये क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और ये क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी है। और इन दोनों को ऐसा मिलाने के बाद ये जो बीच में यहां से लेकर के यहां तक का अंतर है, डिफरेंस है, ये क्या था, थ्रेशोल्ड एनर्जी। याद है आपको? सुनिएगा ध्यान से। कोई ऐसा जुगाड़ लगाया जाए कि ये वाला जो ये कूदने का जो है ना, कूदने का ये इतना हाइट जो है ये कम हो जाए। मतलब क्या कहना चाहते हैं सुनिए। मतलब रिएक्टेंट स्टार्ट तो यहीं से करेगा, समझना बात को, स्टार्ट तो यहीं से करेगा, लेकिन कुछ ऐसा जुगाड़ लग जाए कि उसको इतना ही कूदना पड़े मात्र। ध्यान दीजिएगा, कितना, इतना। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने क्या कर दिया है, हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी कम कर दी है। क्या कम कर दी है? कम कर दी है, कम कर दी है ना, जिसकी वजह से पहले रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी, यहां से लेकर के यहां तक एनर्जी पहले चाहिए थी, इस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। अब क्या हो गया है, कुछ ऐसा काम किए हैं, वो काम क्या किए हैं बताएंगे, जिसकी वजह से अब केवल इतना इतना केवल एनर्जी चाहिए जहां से रिएक्टेंट कहाँ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और ये जो इतने एनर्जी की कमी आ गई है, इतनी एनर्जी की कमी करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या होता है, कैटलिस्ट। ये क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, रेट को फास्ट कर देते हैं, रिएक्शन रेट को फास्ट कर देते हैं। कैसे फास्ट करेंगे, उनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कम करके। तो जो रिएक्शन ज्यादा एनर्जी पे हो रही थी, मतलब ज्यादा देना पड़ रहा था थ्रेशोल्ड एनर्जी, कम एनर्जी में रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। आ गई बात समझ में?